हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों यहाँ पे आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करें क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए यहाँ पे हम आपको कई सारे इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, या लघु उत्तरीय प्रश्न आप कह सकते हो, तो 2 या 3 नंबर से जो भी क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं, तो ऐसे यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा प्रतिरोधकता या इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। तो देखिए प्रतिरोधकता क्या होती है, बेसिकली प्रत्येक जीव में, चाहे वो कोई भी जीव हो, ठीक है, उनमें क्या होता है, रोगों से लड़ने या बचाव करने की क्षमता होती है, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर जीव है तो उसमें क्या है कि रोगों से लड़ने या बचाव करने की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है। और जीवों में रोगों से यह लड़ने की जो क्षमता होती है, इसी को हम प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने की जो क्षमता पाई जाती है या रोगों से बचाव की जो क्षमता पाई जाती है, वही क्या होती है, प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर, ठीक है। देखिए पेपर में कई बार पूछा जाता है कि जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर, ठीक है। तो एक साइड हमारा क्या है, जन्मजात प्रतिरोधकता, और दूसरी साइड क्या है, अर्जित प्रतिरोधकता। तो देखिए जो जन्मजात प्रतिरोधकता होती है, यह प्रतिरोधकता जो है किसी जीव में जन्म से ही होती है, ठीक है। तो यह प्रतिरोधकता जो होती है वह किसी भी जीव में जन्म से ही होती है, ठीक है। और जो अर्जित प्रतिरोधकता होती है, तो अर्जित प्रतिरोधकता जो होती है, यह प्रतिरोधकता जीवों में जीवन काल में विकसित हो जाती है। यानी यह जन्म से ही मौजूद नहीं होती है, ये व्यक्ति के पैदा होने के बाद किसी भी स्टेज में या किसी भी एज में यह प्रतिरोधकता जो है हो सकती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला डिफरेंस क्या है कि सक्रिय प्रकार की होती है, ठीक है। यह जो जन्मजात प्रतिरोधकता होती है, यह ज्यादा एक्टिव होती है, यानी ज्यादा प्रभावशाली होती है। और इसके विपरीत जो अर्जित प्रतिरोधकता होती है, यह सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है। तो जो अर्जित प्रतिरोधकता होती है वह सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्वप्रतिरोधकता या हम कहते हैं सेल्फ इम्यूनिटी जो है, तो किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्वप्रतिरोधकता क्या होती है, देखिए स्वप्रतिरोधकता बेसिकली यह प्रतिरोधकता ऐसी प्रतिरोधकता होती है जो अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है, ठीक है। यानी ऐसी प्रतिरोधकता जो जीवों में अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए जो स्वप्रतिरोधकता है, ठीक है, यह प्रतिरोधकता कई बीमारियों को भी पैदा कर देती है, ठीक है। और यह बीमारी इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर की रचना के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है, ठीक है। और जो बीमारी पैदा हुए वह इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर की रचना में प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता जो है विकसित हुई है। यानी यहाँ पे किसी शरीर के किसी अंग के द्वारा ही शरीर में ही क्या होती है, स्वप्रतिरोधकता जो है वो विकसित हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो देखिए जैसे जो हमारे शरीर की आरबीसी होती है, ठीक है, यानी रेड ब्लड कॉर्पसेस जो होती है, तो जो शरीर की आरबीसी होती है, तो यदि शरीर में आरबीसी के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है, ठीक है, यानी वह अपने ही आरबीसी को नष्ट करके एनीमिया रोग पैदा करती है, ठीक है। तो जो आरबीसी है, तो आरबीसी के प्रति यदि प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है, तो वह अपने ही आरबीसी को, यानी आरबीसी के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई और वह आरबीसी अपने ही आरबीसी को नष्ट करती है और अपने ही आरबीसी को नष्ट कर देती है, जिससे कि क्या होता है, एनीमिया रोग क्या होता है, पैदा हो जाता है, ठीक है। इसके विपरीत देखिए इसमें एक और एग्जांपल क्या है, यदि किसी पेशी कोशिकाओं में प्रतिरोधकता विकसित हुई है, ठीक है, यानी कोई पेशी कोशिका है उसमें यदि प्रतिरोधकता विकसित हुई है, ठीक है, यानी उसमें यदि कोई उसी के प्रति प्रतिरोधकता या स्वप्रतिरोधकता विकसित हुई है, तो यह पेशी कोशिकाओं को नष्ट करके शरीर में कमजोरी पैदा कर देता है, ठीक है। यानी यदि पेशी कोशिकाओं के प्रति स्वप्रतिरोधकता विकसित हो जाती है, तो पेशी कोशिकाएं अपनी ही पेशी कोशिकाओं को नष्ट करती हैं और उसको क्या कर देती हैं, कमजोर बना देती हैं शरीर को। देखिए एक और एग्जांपल क्या है कि इसी प्रकार यदि यकृत की कोशिकाएं, ठीक है, यानी जो लीवर है, तो लीवर की सेल, यदि लीवर की सेल के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है, तो वह अपने ही यकृत कोशिकाओं को नष्ट करती है और अपने यकृत कोशिकाओं को नष्ट करके हिपेटाइटिस रोग जो है पैदा कर देती है, ठीक है। इस प्रकार जो प्रतिरोधकता होती है वो डिजेनरेटिव बीमारियों को पैदा करती है, यानी स्वप्रतिरोधकता विकसित करती है, यानी अपने द्वारा अपने ही कोशिकाओं को नष्ट करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो स्वप्रतिरोधकता है वो आपको समझ में आ गई होगी।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, साइकोट्रॉपिक औषधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो साइकोट्रॉपिक औषधि क्या होती है। तो देखिए जो साइकोट्रॉपिक औषधियां होती है बेसिकली यह ऐसी औषधियां होती है जो मनुष्य की चिंतन शक्ति यानी सोचने समझने की जो भी क्षमता होती है, तो जो मनुष्य की चिंतन शक्ति एवं मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ऐसी औषधियों को हम क्या कहते हैं, साइकोट्रॉपिक औषधियां कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम ऐसी औषधियों को, साइकोट्रॉपिक औषधियां कहते हैं। यानी ऐसी औषधियां जो बेसिकली मनुष्य की चिंतन शक्ति एवं मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है, इस प्रकार की औषधियों को हम क्या कहते हैं, साइकोट्रॉपिक औषधियां कहते हैं। देखिए इसके निरंतर उपयोग से व्यक्ति के व्यवहार, होशोहवास एवं बोधगम्यता में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, यानी सोचने समझने की जो क्षमता है तथा व्यक्ति के जो होशोहवास है, तो यानी उसमें सभी में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। अतः इसे मनोदशा परिवर्तक औषधि भी कहा जाता है। ठीक है, अब इससे चूंकि मन में परिवर्तन आ जाता है इसलिए इसको हम मनोदशा औषधियां भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी जो औषधियां हैं, तो इन औषधियों को यदि लगातार व्यक्ति कोई सेवन करता है तो उसका क्या हो जाता है, आदी हो जाता है और बार बार प्रयास करने पर भी नहीं छूटता ये प्रयास। ठीक है, तो इस प्रकार से जो साइकोट्रॉपिक औषधियां होती है बेसिकली वह चिंतन शक्ति और मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली औषधियां होती है, और यदि व्यक्ति इनका उपयोग निरंतर करता है तो इसका आदी बन जाता है, यानी इसकी क्या हो जाती है, लत लग जाती है। और व्यक्ति यदि इसका निरंतर उपयोग करता है तो व्यक्ति के होशोहवास में तथा बोधगम्यता में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सुजननकी किसे कहते हैं। ठीक है, तो सुजननकी बेसिकली क्या होती है। देखिए जो सुजननकी होती है या इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स। तो जो सुजननकी होती है बेसिकली एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा हम भावी मानव पीढ़ी के अनुवांशिक आधार पर उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यानी अनुवांशिकी के अंतर्गत हम मानव की भावी पीढ़ियों को सुधारने का प्रयास करते हैं, और आजकल यह एक जीव विज्ञान की शाखा का रूप ले चुकी है। ठीक है, यानी अनुवांशिकी को हम आज जीव विज्ञान की शाखा के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, और अनुवांशिकी जो है बेसिकली इसमें पहले शरीर द्वारा जो है शरीर की तथा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की प्रजनन क्षमता को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, और सुजननकी के अंतर्गत जो भी व्यक्ति हैं उनमें शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों में प्रजनन की क्षमता को भी प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तथा सुजननकी का जनक जो है वो सर फ्रांसिस एफ गाल्टन को कहा जाता है। ठीक है, सुजननकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, यानी फादर ऑफ यूजेनिक्स। तो फादर ऑफ यूजेनिक्स कौन होते हैं, एफ गाल्टन। ठीक है, एफ गाल्टन को सुजननकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, यानी फादर्स ऑफ यूजेनिक्स। ठीक है, तो सुजननकी बेसिकली एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा मानव की भावी पीढ़ियों को सुधारने का प्रयास किया जाता है, और यह आजकल एक जीव विज्ञान की शाखा के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और यह जो है बेसिकली स्वस्थ व्यक्तियों में प्रजनन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यानी इसके द्वारा मानव की भावी पीढ़ी को प्रजनन के थ्रू हम कह सकते हैं कि इसको प्रजनन के थ्रू मानव की भावी पीढ़ी को सुधारने का प्रयास किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सक्रिय एवं एक्टिव प्रतिरक्षा यानी अक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। ठीक है, तो सक्रिय और अक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए एक साइड तो हमारा क्या है, सक्रिय प्रतिरक्षा, और दूसरी साइड हमारा क्या है, अक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, तो देखिए जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है बेसिकली इसमें शरीर की कोशिकाएं ही संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इसमें जो बॉडी की सेल्फ कोशिकाएं होती है वही संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज उत्पन्न करने लगती हैं। और जो अक्रिय प्रतिरक्षा होती है इनमें अन्य जीवों के शरीर में विकसित जो एंटीबॉडीज हैं उनको एंटीजन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए अन्य जीवों के शरीर में निवेशित किया जाता है। ठीक है, यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि सेल्फ की बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं वो नहीं बनती है, उसको हम बाएं माध्यम से जब लेते हैं तब जाकर के वो जीवों से शरीर में निवेशित करते हैं, जिससे कि एंटीबॉडीज जो है प्राप्त होती है। ठीक है, और देखिए इसमें दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है। ठीक है, इसमें एंटीबॉडीज यानी कि यहाँ पे प्रतिरक्षियों का, प्रतिजैविकों का निर्माण होने में समय लगता है। ठीक है, और देखिए इसमें जो अक्रिय प्रतिरक्षा है यह तुरंत क्रियाशील होते हैं। ठीक है, इसको एक्टिव होने में किसी भी प्रकार का समय नहीं लगता है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या है इनमें, यह हानि रहित होता है, इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। ठीक है, इसमें देखिए तीसरा, इसमें यदि हम बात करें अक्रिय प्रतिरक्षा में तो इसमें शरीर के द्वारा बाह्य एंटीबॉडीज के प्रति अनुक्रिया से खतरे की संभावना होती है। ठीक है, इनकी जो बाहरी एक्टिविटीज होती है यानी आउटर एक्टिविटीज होती है, तो एंटीबॉडीज के प्रति जो भी अनुक्रिया या कार्य करते हैं तो उसमें खतरे की संभावना उत्पन्न होती है।
चौथा डिफरेंस क्या है कि यह चिर स्थायी होती है, अर्थात यह प्रक्रिया स्थायी रूप से होती है, ठीक है, चिर स्थायी होती है, और यह प्रक्रिया स्थायी नहीं होती है, ठीक है। जो अक्रिय प्रतिरक्षा है यह स्थायी नहीं होती है, अर्थात यह प्रक्रिया जो है बदलती रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं दोस्तों की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।